आज इस वीडियो में हम लोग स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे और साथ साथ हम लोग देखेंगे बहुल आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये छोटी सी हेडिंग है, बहुल आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल ज्ञात करना। मतलब वी हैव टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेज। तो बहुल आवेशों के निकाय के कारण, बहुल आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल देखिए, कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं तो हम दो दो का पेयर बनाते हैं और फिर कुल जो कार्य करने वाला बल है किसी आवेश पर उसको हम ज्ञात करते हैं और उसके लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि बहुल आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल आवेशों की अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा कार्य करने वाला बल का परिमाण किसी आवेश पर कार्यरत नेट बल का परिमाण अन्य आवेशों द्वारा उस पर कार्य करने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसको हम लिखते हैं बहुल आवेशों के निकाय, बहुल आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। मतलब है कि दो आवेशों के बीच अगर बल काम कर रहा हो, कोई तीसरा आवेश कहीं पर स्थित हो, तो इन दोनों के बीच जो वैद्युत बल काम कर रहा है वो तीसरे की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा, परंतु निकाय के किसी आवेश पर कार्यरत नेट वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा इस पर कार्यरत वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। अब उदाहरण के लिए मैं एक सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज लेता हूँ, बहुल आवेशों का एक निकाय लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह से है आवेश, इसको मैं Q2 कह लूँ,
इसको Q3 का लेता हूँ, इसको इस तरह से Q1 का लेता हूँ। यहाँ मेरे पास एक आवेश है जिसको मैं Q1 कह रहा हूँ। हमको अन्य आवेशों के द्वारा Q1 पर कार्यरत नेट बल चाहिए। तो अगर Q2 के द्वारा Q1 पर कार्यरत बल F12 वेक्टर, Q3 के द्वारा Q1 पर कार्यरत बल F13 वेक्टर और Qn के द्वारा Q1 पर कार्यरत बल अगर F1n वेक्टर है, तो Q1 पर नेट बल, Q1 पर नेट बल F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस ऐसे ऐड करते हुए F1n वेक्टर। तो इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में से कौन प्रभावी है। हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हम r दूरी पर रख देते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ले लेते हैं? स्मॉल r ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। तो आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसको Fg लिख देते हैं। ये G m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है। G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर होती है। स्थिर वैद्युत बल इनके बीच में, स्थिर वैद्युत बल, इसको हम F लिख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 बना देते हैं। तो आइए हम पहले समानताएं देखते हैं। दोनों में समानता क्या है? समानताएं देखिए, यहां से दोनों व्युत्क्रम वर्ग हैं, मतलब दोनों यह प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर की तरह वैरी कर रहे हैं। पहली समानता क्या है? दोनों व्युत्क्रम वर्ग हैं। नियम का पालन करते हैं। दूसरा, दोनों बल निर्वात में भी काम करते हैं। दोनों निर्वात में भी काम करते हैं। दोनों निर्वात में भी कार्य करते हैं। तीसरी चीज, दोनों बल संरक्षी हैं। दोनों संरक्षी हैं। संरक्षी बल क्या होता है?
वह बल जिसके द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है उसको हम संरक्षी बल कहते हैं। चौथी चीज, दोनों टू बॉडी इंटरेक्शन है, दोनों टू बॉडी इंटरैक्शन फोर्स हैं, द्विवस्तु अंतर क्रिया बल हैं, दोनों द्विवस्तु अंतर क्रिया बल हैं। और पांचवी समानता है, दोनों न्यूटन के गति के तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं, दोनों न्यूटन के गति के तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। तो ये तो दोनों में समानताएं हैं। अब दोनों में विभिन्नताएं देखते हैं। दोनों में भिन्नताएं, पहली भिन्नता, जो आप जानते हैं कि आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, जबकि द्रव्यमानों के बीच कार्यरत बल सदैव आकर्षण बल होता है। तो स्थिर वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल है। दूसरी भिन्नता क्या है जो देखने में यहाँ स्पष्ट है कि स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो स्थिर वैद्युत बल को हमने Fe लिखा है, Fe माध्यम पर निर्भर है, लेकिन Fg माध्यम पर निर्भर नहीं है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट भिन्नता है, निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रभावी होता है, तीव्र होता है। उदाहरण के लिए Fe इज वेरी मच ग्रेटर देन Fg, मतलब निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो आइए हम परिमाण की गणना करते हैं और देखते हैं कि कितना प्रभावी होता है। उसके लिए हम लोग Fg/Fe कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, Fe अपान Fg करते हैं। तो देखिए Fe करेंगे तो Q1 Q2 तो ऊपर रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और R स्क्वायर ये नीचे हो जाएगा।
और इसको डिवाइड किया गया तो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा और जी M1 M2 नीचे हो जाएगा। तो आपको यहाँ मिलेगा, देखिए Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ डिनोमिनेटर में जाएगी, जो रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर अपान जी M1 M2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए एफ ई अपान एफ जी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख देते हैं। आर स्क्वायर से देखिए आर स्क्वायर कट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, और Q1 Q2 ऊपर है अपान, यहाँ देखिए K बचेगा और जी M1 M2 बचेगा। तो जी की वैल्यू रख देते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 के M1 M2। इसी चीज़ को अगर हम निर्वात में रखें तो K बराबर कितना हो जाएगा 1। उस समय एफ ई अपान एफ जी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1.35 इंटू 10⁻⁻11 पावर ऊपर जाएगी तो +11 हो जाएगी, और 9 पावर पहले से है तो 20 हो जाएगी। Q1 Q2 अपान M1 M2। तो इसमें हम 3 स्थितियों में तुलना करेंगे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। दोनों इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों का निकाय हो, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग 9 × 10⁻−31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। अगर ये सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो एफ ई अपान एफ जी 10⁻43 लगभग 10⁻43 आता है। अब हम 2 प्रोटॉनों की बात करते हैं। 2 प्रोटॉनों के लिए, मतलब मेरे पास प्रोटॉनों का निकाय है, तो आप जानते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.67 10⁻⁻27 kg, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। अगर ये वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं तो एफ ई अपान एफ जी, एफ ई अपान एफ जी लगभग 10⁻36 आता है। आप करके देख सकते हैं, इसमें वैल्यूज रखना है और गुणा और भाग करना है, आपको ये वैल्यू लगभग मिल जाएगी। और तीसरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन युग्म, अगर ये है तो देखिए द्रव्यमान प्रोटॉन का आप जानते हैं ये वाला, और इलेक्ट्रॉन का ये रखना पड़ेगा। चार्जेस दोनों पे सेम होते हैं, तो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो एफ ई बाई एफ जी लगभग 10⁻39 आता है। कितना आएगा? लगभग 10⁻39। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है
कि हमेशा एफ ई बाई एफ जी ही एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है कि मैंने यहाँ पर बता दिया अब इतनी इतनी वैल्यू होती है। कई बार मैंने देखा कि एम सी क्यू में एफ जी अपान एफ ई पूछ लेता है, तो ये प्लस वाले ऑप्शंस भी दिए रहते हैं और एक ऑप्शन माइनस का भी दिया रहा है। जैसे पूछे कि दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल का अनुपात कितना होगा, तो आपको उस समय एफ जी बाई एफ ई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगी 10⁻36। इसी तरह से एफ जी बाई एफ ई इस केस में कितना होगा 10⁻39 और एफ जी बाई एफ ई इस केस में कितना होगा 10⁻43। तो इसको आपको हमेशा केयर करना है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।